मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। हम जानते हैं कि जब भी हिंदुस्तान ने दिशा मांगी है तो बिहार के जन आंदोलनों ने वो दिशा दी है हिंदुस्तान को। चाहे वो आज़ादी के पूरे आंदोलन के समय हो, जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज़ादी के आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, वो महिलाएं जो एक तरफ खाना बनाती थी और दूसरी तरफ जाके घेराव में हिस्सा लेती थी, वो महिलाएं हों, या वो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों जिन्होंने आंदोलनों से लड़ते हुए ये डिसाइड किया कि वो अंग्रेजी सरकार की बंदूक छोड़कर आंदोलनों में घुसकर उनका साथ देंगे और उनके साथ अंग्रेजों से लड़ेंगे। ये सब क्रांतिकारी लेगेसी बिहार की रही है। और इस समय हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं जब एक बार फिर हिंदुस्तान दिशा मांग रहा है। देश के स्टूडेंट से, यूथ से, युवा से आज दिशा मांग रहा है। तो ये बहुत हम लोग बहुत फॉर्चुनेट महसूस करते हैं कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इन सब पे बात कर रहे हैं। हम क्योंकि मैं आयसा से हूँ, आयसा करती हूँ पार्टी की तरफ से, तो हम ये भी जानते हैं कि आज जब हम यहाँ पे सिवान में खड़े हैं, मैं जेएनयू की एक स्टूडेंट हूँ, तो हम कॉमरेड चंद्रशेखर की और कॉमरेड श्याम नारायण यादव की शहादत को भी याद करते हैं। हम याद करते हैं कि कैसे जिन कैंपसेस में हम लोग पढ़ते हैं, वो कैंपसेस जो हमको सिखाते हैं, उसके बाद जाकर अपने गांव में जनता के बीच जाकर जिस तरह राजनीति होती है, वो आज भी हमारी एक मिसाल की तरह कायम है। इस सबसे मैं अपनी बात शुरू करूँगी। और तो क्योंकि आज हम लोग एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, कम्युनलिज्म पे बात कर रहे हैं, तो मैं 1990 से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी कि कैसे 1990 का दौर वो दौर था जब आयसा अपनी दशा निर्धारित कर रहा था, और वो ऐसा भी दौर था जहाँ पे हिंदुस्तान अपनी दशा रूप निर्धारित कर रहा था। एक तरफ हिंदुस्तान का वो मॉडल, जिस मॉडल के तहत एक स्टेट फंडेड वेलफेयर स्टेट होता था, उस मॉडल को शिफ्ट किया जा रहा था। मार्केट्स के दरवाजे खोले जा रहे थे, एफडीआई के लिए खोले जा रहे थे। एक तरफ ये चल रहा था, एक तरफ इस तरीके का अटैक चल रहा था, और दूसरी तरफ एक कम्युनलिज्म का अटैक चल रहा था। अयोध्या की यात्रा हो, राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन हो, इस तरह के दोहरे अटैक में आयसा ने अपनी दिशा को डिफाइन किया था। और शायद ये जो समर्पित पहिया है जो 1990 में घूमा था, वो जाकर आज हमको 2023 में ले आया है। आज जो हम देख रहे हैं वो उसका एक बहुत ही ज्यादा उग्र और आगे बढ़ गया हुआ रूप है, जिसको हम बार बार अपने भाषणों में, पर्चों में, बातचीत में कम्युनल कॉर्पोरेट फैशिज्म का नाम दे रहे हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। जिसको हम कम्युनल कॉर्पोरेट फैशिज्म आज कह रहे हैं, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। जब भी हम लोग फांसीवाद को चिन्हित करने का कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि फांसीवाद दिखता कैसा था, होता कैसा था, उसका इतिहास क्या है, वो क्या रूप लेता है हमारे समाज में। जब भी हम उसको समझने का कोशिश करना चाहते हैं तो हमारे सामने मुख्यतः दो चीजें सामने आती हैं। पहला जो चीज सामने आता है वो ये है कि फांसीवाद हम सबको एक कहानी सुनाता है, एक स्वर्णिम इतिहास की कहानी। फांसीवाद हमसे कहता है कि पहले का जो दौर था वो बहुत सुहाना दौर था। पहले का वो दौर था जहाँ पे हिंसा नहीं होती थी, किसी के हक नहीं मारे जाते थे, सब लोग शांति से रहते थे, कोई किसी का जमीन नहीं छीनता था, कोई किसी का पेट नहीं काटता था। ये कहानी हमको बताई जाती है। जाहिर सी बात है कि ये कहानी हर एक इंसान को बहुत अपील करती है, बहुत लुभाती है। दूसरा जो एस्पेक्ट करता है वो ये कहता है कि अच्छा, ये जो स्वर्णिम इतिहास था जिसका हम सब हिस्सा थे, वो अब क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, एक तबका एग्जिस्ट करता है जिसने हमसे हमारा स्वर्णिम इतिहास छीन लिया है। तो ये दो हिस्से कि एक स्वर्णिम इतिहास एग्जिस्ट करता था और दूसरा ये कि समाज में कुछ तबके हैं जो हमसे हमारा हक, हमारा वो स्वर्णिम इतिहास, हमसे हमारी वो कहानी छीन रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक उभर के निकलता है फांसीवाद का। और इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं के तहत एजुकेशन को अगर हम लोग देखें तो हमको
कि जिस स्वर्णिम इतिहास की बात हो रही है, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो भी चेंजेस हो रहे हैं, या फिर पहले जो वाजपेयी सरकार में हुए या उससे पहले जो सरकार में हुए संघ की, वो जो सब चेंजेस हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। जब हम लोग गोलवलकर की किताबें पढ़ते हैं या सावरकर की बातें सुनते हैं, हिंदुत्व उनकी किताबें वो पढ़ते हैं, या वी और नेशन हु डिफाइन हम लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हम लोग लगातार इनको पढ़ते रहते हैं, तो हमको समझ में आता है कि जिस इतिहास को आज वो लिख रहे हैं वो कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि चार लोग बैठे और बड़बड़ करके कुछ लिख दिए। ये ऐसा इतिहास है जिस इतिहास की कहानी बार बार लगातार संघ के अलग अलग गिरोह दोहराते रहे। वाजपेयी सरकार ने भी ये कोशिश की थी। 1925 में जब आरएसएस का गठन होता है और वो अपने अनेकों लोगों के माध्यम से, आइडियोलॉग्स के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, उन कहानियों में ये चीज कंसिस्टेंट होती है। वो कहानी नहीं मानती है फॉर एग्जाम्पल आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को, वो कहानी नहीं मानती है कि इस देश के कुछ मूल निवासी थे और लगातार इस देश में जब तरह तरह के लोगों ने, रेसेस ने बहुजनों का अपीजमेंट किया है, बार बार हमारे सबके सामने दुश्मन को खड़ा कर दिया जाता है। वो दुश्मन है नहीं, वो दुश्मन एक काल्पनिक दुश्मन है, लेकिन बार बार उस पर जोर दिया जाता है कि ये हमारा दुश्मन है। और इसी सब चीज से जोड़ के फिर हम लोग कॉर्पोरेट्स पे आते हैं, जो हम लोग कॉर्पोरेट कॉम्युनल फासिलात का बात करते हैं, उसमें कॉर्पोरेट्स का क्या रोल है? एक रोल तो वो चीज है जिसपे हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, और हम लोग शायद सब लोग ये समझते भी हैं कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसलिए भी है क्योंकि उसके पीछे एक अडानी, एक अंबानी खड़ा है। हम इसलिए भी हम लोग देखते हैं कि जब अडानी के ऊपर इतना बड़ा खुलासा होता है तो उसके बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ जाता है उसके बचाव में, पूरा मीडिया आ जाता है उसके बचाव में, ये कहने के लिए कि अडानी ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही अडानी है। तो इस तरह का जो इनका रिश्ता है ये खुद ही सामने लेके आए इस पूरे दौरान। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें हम लोग बात करते हैं, उतना शायद नहीं करते हैं, और वो ये है कि इस चीज के बारे में जो एक साथी ने अभी यहाँ पे बोला भी कि हम लोग ये ना पूछें कि जितना भी पब्लिक सेक्टर्स है, कायदे से कोविड के दौरान जो हमने देखा इतना बड़ा हेल्थ का क्राइसिस आया, कायदे से हेल्थ स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। किसी भी देश में हर एक इंसान को अस्पताल में इलाज करने के लिए मिल पाए, कि सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए। किसी भी देश में गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए स्कूलों में, अच्छे से अच्छे स्कूलों में, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसी के पास घर हो, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो अपने काम पे चले जा पाए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बार बार ये जो दारोमदार है वो सरकार से हटा के कहीं और डाला जाता है, और ये इसलिए भी डाला जाता है क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए वो कौन निभा रहा है, इसमें जवाब छुपा है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सरकार की होनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लेकर बैठे हैं। और क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने कारोबार से, अपने व्यवसाय से प्रॉफिट चाहते हैं, तो उनके लिए जनता की बेहतरी या हर एक जनता में गरीब से गरीब तबके को ये सब फैसिलिटीज मुहैया कराई जाए, ये उनके गोल में है ही नहीं। और इसलिए भी ये स्वर्णिम इतिहास या एक दुश्मन को हमारे सामने बार बार खड़े करना जरूरी है, ताकि जो सेक्टर्स हैं जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का होना चाहिए, उन सेक्टर्स में क्यों ये अडानी अंबानी आगे घुसे हुए हैं, ये हम लोग पूछे ना, देखे ना, समझे ना। तो आज की जो लड़ाई है वो यही सब लड़ाई है शायद, कि एक और चीज जो शायद यही हमारी लड़ाई है, जो हिस्ट्री से भी निकाला जा रहा है, कि किस तरीके से वो सब आंदोलन, जन आंदोलन, जनता के बीच से निकली हुई वो सारी आवाजें, वो सारे नैरेटिव्स, वो सारी कहानियां जो हमेशा से हर दौर में किसी भी देश के लोगों को शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, ताकि वो अपने समाज को आगे धकेल कर ले जा सकें। उन सब जन आंदोलनों का नॉलेज, उन सभी अम्बेडकर मूवमेंट्स का नॉलेज, उन सभी दलित आदिवासी पॉलिटिक्स नैरेटिव्स का अपने हक के लिए लड़ा हुआ पूरा मूवमेंट, महिलाओं के लिए अपने हक के लिए
लड़ा हुआ पूरा मूवमेंट्स, गरीबों का अपने हक के लिए लड़ा हुआ मूवमेंट्स को झुकलाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग आज जिस दौर पे खड़े हैं, शायद ज़रूरत यही है कि लाल झंडा वो झंडा बने जिसके नीचे सब लोग आ जाके एकजुट हों। और वो तंत्र जो शायद हमको समझ भी नहीं आ रहा था कुछ समय पहले तक, मान लीजिए भक्पा माले ने तो शायद 1990 के दौर में इसको आइडेंटिफाई किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजनीतिक ताकतें जिन्होंने फांसीवाद को फांसीवाद कहने से डर रहे थे, आज वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि फांसीवाद है और किस तरह का फांसीवाद है उसको भी पूरी तरह समझते हैं। तो क्योंकि हम मानते हैं, हम समझते हैं कि हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो आगे के दौर की जो लड़ाइयाँ हैं वो भी हमारे बीच से निकले, बिहार की धरती से निकले, भाकपा माले के जमीन के आत्मसम्मान की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसके बीच से निकले। यही मैं कहना चाहूँगी। शुक्रिया।